हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सिलेक्शन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका जो क्लास चल रहा है इंग्लिश का, और स्पेशल अभी जो पहला मेरा क्लास जो चैप्टर टॉपिक चल रहा है वो आपका नाउन का चल रहा है। अभी तक 3 क्लासेस चल चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरा ठीक है पिछले जो क्लासेस चले हैं उसको देख लीजिएगा। अभी तक मैंने पढ़ाया है नाउन्स और उनके डिफिनेशन और टाइप्स, और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि जो कॉमन नाउन है इनके फैक्टर मतलब उनके भी प्रकार को मैंने यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और उसी के आगे क्या जानना है आपको उसी के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलते ही स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं और यहाँ आपको बताते हैं कि कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन्स यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के यहाँ पर काउंटिंग की जाते हैं। हालांकि एक तो होता है आपका क्या अनकाउंटेबल और दूसरा होता है काउंटेबल नाउन। जिस सीधी सीधी बात होता है कि अनकाउंटेबल क्या होता है, डेट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सकता है, सीधी सी बात है, वो आपका क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। वो आपका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है आपका, जैसे हो गया आपका नॉलेज। नॉलेज का ठीक है एक चीज़ और है, इसका ठीक है आपका प्लूरल्स नहीं बन सकता है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये जो कट का निशान है यही है। नॉलेज वर्सेज यहाँ पर देखिए नॉलेज है, इसका मतलब आपका प्लूरल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आपका दिया गया है एयर, जो कि यहाँ पर एयर्स हो गया, तो ये भी आपका गलत है। तो मतलब ये क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो सीधी से मैं कहना चाहता हूँ कि अनकाउंटेबल ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसे हम प्लूरल फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं, यही कहना चाहते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, इसकी बात कर रहे हैं काउंटेबल नाउन्स डैट कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं, वो भी नंबर हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, मतलब चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वहाँ पे प्लूरल्स हो। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की हमने कोशिश किया। जैसे बॉय, बॉय का हम बॉयज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। पेन का हम क्या कर सकते हैं, पेन्स लिख सकते हैं। तो डैट कैन बी काउंटेड, सीधी सी बात है, जिसे हम गिन सकते हैं गिनती से, तो वही तो होता है आपका काउंटेबल नाउन। चाहे वो बॉयज़ हो, पेन हो, बुक हो, ट्रीज हो, इसे हम काउंटेबल कर सकते हैं। बट आपका ठीक है नॉलेज हो गया, एयर हो गया, और ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसे हम काउंटेबल नहीं कर सकते, इसलिए ये जो एग्जाम्पल हमारा किस में आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। हैव नाउन, लेकिन क्या है वो अनकाउंटेबल नाउन्स। आपका वाटर भी है, ध्यान सुनिएगा, वाटर भी है, उसमें भी हम ठीक है प्लूरल उसका फॉर्म नहीं बना सकते। सीधी सी बात है कि आपका ट्रिक हम बता सकते हैं इसका, अनकाउंटेबल में आपका ठीक है यस या ई यस नहीं लगा सकता है, मतलब उसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। सीधी सी बात हम यही कहना चाहते हैं। सीधी सी बात यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर देखो लिखा गया है कि काउंटेबल नाउन के नोट के रूप में इट हैज़ नो फॉर्म्स, एग्जाम्पल्स नॉलेज, नॉलेज, एयर, एयर्स। ठीक है, तो सीधे सीधे क्लियर से मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर से एकदम मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है। ओके, चलते हैं अगला। अगला है यहाँ पर ठीक है बताया गया है, ध्यान से देखिएगा, करा कि इफ यू वी प्लूरल फॉर्म ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन इट इज इजियर, रॉन्ग और हैज़ एन इंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, तो इसके विषय में हम आपको डिटेल में बताना चाहते हैं, और ध्यान सुनिएगा कि इफ वी प्लूरल फॉर्म ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स इट इज़ द आइदर रॉन्ग और हैज़ इंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स। सीधे से मतलब है कि अगर हम कोई ऐसा यहाँ पर नाउन यूज़ करें, वो भी जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अगर हम उसे चेंज करने मतलब प्लूरल फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरीके से हो सकता है गलत हो, या फिर उसका मतलब ही वो एकदम उससे एकदम भिन्न हो। सीधी सी बात है, अगर आपका फिर सुनिए अनकाउंटेबल नाउन हो, अगर हम उसे प्लूरल फॉर्म में बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें 2 हो सकता है, एक तो पूरा गलत हो सकता है, ठीक है, और दूसरी बात क्या हो सकता है, पूरा उसका मीनिंग ही गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में कि लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल कौन कौन से हैं, उसकी बात यहाँ पर हम करें। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखिए एयर्स मीन्स अफेक्शंस, ठीक है, एयर्स मीन्स अफेक्शंस, और अफेक्शन का मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है, बनावटी। क्या होता है, बनावटी। क्या होता है, बनावटी। तो हवा ठीक है, क्या का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बनावटी से मतलब है। ठीक है, हवा क्या यहाँ पर बनावटी से मतलब है।
मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर वो आपका बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, जैसे कि हम ऑक्सीजन को जो भी बना रहे हैं तो एयर्स, वहाँ का मतलब जो यहाँ पर बताएगा वो बनावटी से मतलब है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स जिसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, वो आपके सामने है एग्जाम्पल के रूप में। जैसे आपका सीनरी हो गया, ठीक है, इसका हम ठीक है प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। और दूसरा इसके बाद क्या, पोएट्री, पोएट्री का हम पोएट्रीज नहीं कर सकते हैं। एडवाइस, एडवाइस के एडवाइस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फर्नीचर है, ठीक है, हेयर है, इंफॉर्मेशन है, बिजनेस है आपका, ब्रेड है, उसके बाद स्टेशनरी है, क्रॉकरी, ठीक है। अब एक चीज़ आता है आप यहाँ पर क्रॉकरी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आखिर क्या क्रॉकरी होता क्या है, ठीक है। क्रॉकरी का मतलब यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, चीनी के, ठीक है, बर्तन होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन, क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन। क्रॉकरी का मतलब फिर से सुन लीजिए क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन होता है। क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन होता है। लगेज मतलब होता है सामान, बैगेज मतलब भी यहाँ पर आप सामान ही बोलिएगा, ठीक है। लगेज और बैगेज का मतलब यहाँ पर सामान ही आप लोग बोलिएगा। अब उसके बाद आता है यहाँ पर आपका पोस्टेज। पोस्टेज का मतलब समझ अच्छे तरीके से, जो हम पोस्ट ऑफिस से जो भी कलेक्शन करते हैं, एज ए बोल सकते हैं कि डाक, ठीक है। और उसके बाद आता है पोस्टेज के बाद, पोस्टेज के बाद यहाँ पर आपका वेस्टेज मतलब ख़राब चीज़ें, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्वेलरी आता है, आभूषण, ब्रैकेज। अब आता है यहाँ पर एक चीज़ आपका ब्रैकेज। ब्रैकेज का मतलब यहाँ पर आपको बताने की कोशिश हम कर रहे हैं, ब्रैकेज का मतलब यहाँ पर भी वही मिलेगा, सामान के रूप में। क्या होता है, सामान के रूप में, ओके। जिसे बोलते हैं, हम बोल सकते हैं ब्रैकेज टूटा फूटा, क्या बोल सकते हैं, टूटा फूटा, सामान ही हो लेकिन क्या हो, टूटा फूटा हो। अब उसके बाद है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट बोल सकते हैं हथियार या फिर उपकरण, ठीक है। इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, हथियार या फिर उपकरण हम बोल सकते हैं। एविडेंस मतलब आप जानते हैं अच्छे तरीके से क्या होता है, क्या, स्पष्ट भी बोल सकते हैं इसको, गवाह भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबूत भी बोलते हैं इसको और गवाह भी बोल सकते हैं। उसके बाद है वर्क। वर्क मतलब यहाँ पर काम से मतलब है, ठीक है। अब काम, ठीक है, अब जानते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद आपका परसेंटेज, तो ये भी आपका अनकाउंटेबल। न्यूज़, ये भी अनकाउंटेबल। पेपर, ठीक है। ट्रैफिक, डस्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी एक बहुत अच्छा वर्ड है आपके लिए, और इसके विषय में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि कन्फेक्शनरी मतलब होता है क्या है, वो ध्यान से सुनिएगा। कन्फेक्शनरी मतलब कि जहाँ पर हम केक, पेस्ट्री, ठीक है, केक, पेस्ट्री, जैसे कि केक का जो केक होता है उसका जो छोटा हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पेस्ट्री। तो वही जो शॉप होती है ना, केक हो चाहे पेस्ट्री हो, ठीक, उसी की शॉप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कन्फेक्शनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनरी। उसके बाद आता है आपका बेकरी। बेकरी आप जानते हैं जहाँ पर, ठीक है, बेकिंग किया जाता है केक को। फ्यूल मतलब ईंधन। कॉस्ट, प्राइस, बिहेवियर्स, ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट हुआ आपका। ग्रेजुएट का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि हम किसी पर आभार व्यक्त करें, जिसे बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट हम हो गए हैं, ठीक है। डर्ट, डर्ट मतलब जानते हैं गंदा। और फ्लिप्ड, ठीक है। फ्लिप्ड का मतलब यहाँ पर को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है, गंदगी होता है। क्या होता है, गंदगी। क्या होता है, गंदगी होता है। डर्ट मतलब गंदा, इसका मतलब गंदगी। ब्यूटी मतलब जानते हैं सुंदरता, ठीक है, ब्यूटी मतलब सुंदरता। वर्ड मतलब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, आपका होता है वचन। वचन बोल सकते हैं या फिर प्रतिज्ञा। याद रखिए ये कब होता है, जब आपका यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, जब यहाँ पर, ठीक है, वर्ड WORD, फिर सुन लीजिए, WORD शब्द हो तो वहाँ पर हम वचन या फिर प्रतिज्ञा के रूप में बोल सकते हैं। तो अभी तक हमने जितना बताया, ये जो वर्ड मीनिंग थे, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन थे। इनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो कुछ चीज़ों का यहाँ पर सहायता लेकर हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर नोट के रूप में बताया गया है कि इससे नॉट मूवेबल एडजेक्टिव। एक चीज़ यहाँ पर आपको बताएगी, पोएट्री इज अनकाउंटेबल वाइल्ड पोएम इज काउंटेबल। पोएट्री यहाँ पर अनकाउंटेबल में काउंटिंग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, जो आपका पोएट्री शब्द है ये आपका अनकाउंटेबल होता है, जबकि यहाँ पर जो पोएम शब्द होता है, फिर से कर रहा हूँ, जो पोएम शब्द होता है वो आपका क्या होता है, काउंटेबल होता है, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो आपको कि सर हमको ये नहीं समझ आया, तो नीचे आपको कमेंट में बता दीजिए। चलिए, हमने अभी तक देखा है कि लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल, जिसमें आपका सिनरी से लेकर वर्ड शब्द के तक आपको बताया गया है, ठीक है। कृतज्ञ मतलब यहाँ पर ग्रेजुएटेड, डॉट मतलब गंदगी, फिल्ट मतलब भी गंदा, ठीक है। डॉट मतलब गंदा, फिल्ट मतलब गंदगी होता है,
ब्यूटीफाई, यहाँ पर ब्यूटी दिया मतलब जिसका मतलब कि खूबसूरत। वर्ड मतलब वचन या फिर प्रतिज्ञा के यहाँ के रूप में आता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस के रूप में बताया गया था, पोएट्री इज अनकाउंटेबल वाइल पोएम इज काउंटेबल। सीधी सी बात है, अगर पोएट्री की बात की जा रही हो तो वो आपका अनकाउंटेबल में काउंटिंग की जाती है, मतलब नाम होता है उसका, जबकि वही आपका पोएम जो होता है वो आपका काउंटेबल होता है। ओके, यहाँ तक समझ आई बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि हाउ टू यूज अनकाउंटेबल नाउन एज काउंटेबल नाउन्स। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका ठीक है हम प्लूरल नहीं बना सकते, बट कुछ केसेस में हम कुछ उनमें परिवर्तन कर कर या फिर कुछ जोड़ कर उसे हम अनकाउंटेबल से काउंटेबल नाउन में चेंज कर सकते हैं। वो क्या क्या वर्ड है आपके सामने यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपका ब्रेड हो गया, आइस, स्नो, etc are uncountable nouns, but many times we want to use them in countable nouns, singulars or plural form. See the word added to them to change them as per our requirement. The word that is the add takes singulars plural form. सीधी सी बात है, मैंने अभी जो बताया है सीधी वही यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड यहाँ पर हैं, जैसे आपका ब्रेड हो गया, आइस हो गया, स्नो, ठीक है, स्नो हो गया। तो ऐसे वर्ड मैंने यहाँ पर आपको दिए गए हैं, उन्हीं को यहाँ पर हम क्या जोड़े उसमें कि जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल मतलब बना सकते हैं। जिसे हम अनकाउंटेबल बोलते हैं उसे हम काउंटेबल भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहला यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है ए लोफ, जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है लोफ मतलब ब्रेड की से रिलेटेड बता रहा है। उसके बाद क्या है, स्लाइस ऑफ ब्रेड। कभी आप जब पाव, ठीक है, क्या कहते हैं कि ब्रेड जब लेते हैं तो स्लाइस मतलब कि जो उसकी परत नहीं होती है ब्रेड की, जो छोटे छोटे परत होती है, लेयर होती है ना, तो उसी को बोलते हैं, एक ही परत को जो होता है उसी को बोलते हैं स्लाइस। क्या बोलते हैं, स्लाइस। तो उसी के बाद यहाँ करा है कि स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक ही जो परत होता है वो आपका ए लोफ या फिर स्लाइस ऑफ ब्रेड हम बोल सकते हैं। अगर हम उसको हम काउंटेबल में चेंज करना चाहें, मतलब प्लूरल फॉर्म में चेंज करना चाहें, तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर सकते हैं, ए लोफ की जगह पर, ठीक है, हम क्या करेंगे लोफ्स, LOVES काउंट यहाँ पर ऐड करेंगे। और उसके बाद स्लाइस ऑफ अगर ब्रेड है तो यहाँ पर हम स्लाइस मतलब स्लाइस में हम यस को ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए साफ साफ राइट किया गया है। ओके, ऐसे यहाँ पर दिया गया है एन आइस क्यूब, ठीक है, बर्फ का एक टुकड़ा होता है ना आइस, उसी की बात करें। अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते तो क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिएगा आइस में आपको नहीं कुछ जोड़ना होगा, आपको क्यूब्स में यस को जोड़ना होगा, जिससे कि आपका वह चीज़ क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब आता है अगला आपके ए फ्लेक ऑफ स्नो। ध्यान सुनिएगा, ए फ्लेक ऑफ स्नो, ये काफ़ी बहुत ही ईजी है समझने में, आखिर क्या होता है फ्लेक। कभी कभी आप देखे होंगे कि बर्फ़ कई प्रकार के, एक मोटे परत में मिलेगा, कभी कभी बारिश के रूप में मिलता है ना, एकदम रिमझिम रिमझिम बारिश होती है तो वहाँ पर आप जब आप जम्मू कश्मीर जाएंगे या फिर जहाँ पर हिल साइड होती है, बर्फ़बारी होती है, वहाँ पर देखेंगे एकदम रेसेनुमा होती है। तो जो रेसेनुमा होता है वो एक एक बूंद के रूप में निकलता है ना, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर फ्लेक ऑफ स्नो। मतलब एक एक जो टुकड़े के रूप में आता है, ऐसा लगता है कि रेसा है, वो बारिश हो रहा है रेसे के रूप में स्नो, तो वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए फ्लेक ऑफ स्नो। अब आता है इसके बाद अगला दिया गया है आपका ए पार्टिकल ऑफ डस्ट या फिर डर्ट, मतलब धूल कण की यहाँ पर बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, धूल कण की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है धूल कण, दोनों को मिलाकर बोला जा रहा है। चौथे का ए पार्टिकल ऑफ डस्ट या फिर डर्ट, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे इसका, ठीक है, वही धूल का कण होता है। इसके बाद अगला दिया गया है आपका ए ब्लेड ऑफ ग्रास। सीधी सी बात है, जो भी आप ग्रास मतलब जो घास देखते हैं, फिर सुनिए, जो आप घास देखते हैं उसमें से जब आप देखेंगे एक ऐसे घास निकलता है, जो एक पत्ती नहीं होती है, ये वाली पत्ती नहीं होती है, इसी को पत्ती को हम बोलते हैं कि ए ब्लेड ऑफ ग्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए ब्लेड ऑफ ग्रास, जो कि पत्ती का मतलब कि ब्लेड के ही नुकीली जैसा निकलता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया है ए ब्लेड ऑफ ग्रास। आगे आता है इसके बाद ए स्पेक ऑफ डस्ट या फिर डॉट, ठीक है, फिर से वही आ गया धूल का कण, ठीक है, दोनों का सेम आप क्या। चौथे का नंबर 6, दोनों का एक ही हम चीज काउंटिंग करेंगे, मतलब क्या, ए स्पेक ऑफ डस्ट या फिर डॉट
ठीक है, इसका मतलब यही होगा क्या, धूल का कण। क्या होगा, धूल का कण होता है। ओके, अभी तक हमने 6 क्वेश्चन यहाँ पर जाना कि कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ ठीक है उसका बनता ही नहीं है प्लूरल नाउन, सीधी सी बात है, बट कुछ उसमें ऐसा कुछ हम ऐड कर कर उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है। अगर समझ में आ गया हो तो आगे देखिए, आगे बताते हैं और कुछ इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका एग्जाम्पल के रूप में, करके एक केक या फिर बार ऑफ सोप। बार ऑफ सोप का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, साबुन की टिकिया। ठीक है, क्या होता है, साबुन के टिकिया बोल सकते हैं हम लोग, साबुन के टिकिया। ओके, साबुन की टिकिया बोलते हैं हम लोग। ए केक या फिर बार ऑफ सोप का मतलब होता है साबुन के टिकिया। अब उसके बाद है ए बार ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, चॉकलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चॉकलेट बोलेंगे। कभी कभी लिख, ठीक है, ठीक है, CHO दिया है तो सब लोग प्रोसेसन मतलब उच्चारण करने में मिस्टेक करते, तो आप लोग चॉकलेट नहीं बोलेंगे, चॉकलेट बोलेंगे। ठीक है ना, तो ए बार ऑफ चॉकलेट का मतलब यहाँ पर एक चॉकलेट की बात कर रहा है। ओके, अब उसकी बात है एन ईयर ऑफ कॉर्न। बहुत ही ईजी, इसको आप समझाने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मौसम उसी का भुट्टे का है। ये देखिए, मान लीजिए भुट्टा है, भुट्टे से ठीक है फल निकला, और यहाँ पर देखिए उसमें आप देखेंगे कभी कभी बाल ऐसे निकलते रहते हैं, है ना, तो इसी एक बाल को हम लोग क्या बोलते हैं, एन ईयर ऑफ कॉर्न। क्या बोलते हैं, एन ईयर ऑफ कॉर्न, मतलब उसे बोल सकते हैं एक भुट्टा। क्या बोल सकते हैं, एक भुट्टा। अब उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है 10, ए फिट ऑफ रेज। इसका मतलब होता है गुस्से की आवेश में। क्या होता है, गुस्से की आवेश में। कभी कभी होता है ना कि हम इसका हम एडियम फ्रेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, श्योर, निश्चित रूप से कर सकते हैं, आएगा इसका करने के लिए भी। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद 11 में, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। क्या होता है, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब कुछ ऐसा काम जो कि दया के प्रति यहाँ पर किया गया हो। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, ए सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, इसका मतलब होता है मजाक का लहजा। क्या होता है, मजाक का लहजा। क्या होता है, मजाक का लहजा होता है। ठीक है, एसेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब मजाक का लहजा। कभी कभी हम दोस्तों में ऐसा कुछ कर लेते हैं यार, वो तो एकदम मजाक का एकदम लहजा हो गया है, मतलब उसका एक पार्ट बन गया है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आता है ए पेंस ऑफ हंगर। ठीक है, भूख की एक टीस होती है, मतलब जैसे बोलते हैं कि बहुत ही भूख लगा है, एकदम भूख के मारे मरे जा रहे हैं, है ना, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर ए पेंस हंगर। अब आ जाता है स्ट्रैंड ऑफ हेयर। बहुत ईजी, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर का मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा बालों का लट होता है। क्या होता है, बालों का लट होता है। क्या होता है, बालों का लट होता है। फिर सुनिएगा, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर अगला, ए लॉक ऑफ हेयर। क्या दिया है, ए लॉक ऑफ हेयर। इसका मतलब भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, बालों का लट। सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ हो गया, पर पीछे हम जाते हैं। ए 14 नंबर यहाँ पर थोड़ा देख रहे फिर से, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर का मतलब एक बाल होता है। ठीक है, जो बालों का आपका गुच्छा होता है, नहीं है, फिर सुन लीजिए, बालों का जो गुच्छा होता है, बालों के गुच्छे में से जो एक ही बाल काउंटिंग करते हैं ना, उसी को यहाँ पर हम बोलते हैं क्या, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर। क्या बोलते हैं, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर। आप बाल को एक ही निकालिए, कहीं से भी किसी का भी निकाल कर चेक कर सकते हैं। बालों के गुच्छे में से या कहीं से भी एक बाल को जो हम काउंटिंग करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले इसमें दिया गया है ए लॉक ऑफ हेयर। अब इसका मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, बालों का लट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए लॉक ऑफ हेयर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बालों का, ठीक है, लट। अब आगे दिया गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ए स्कूप बार ब्रेक ऑफ आइसक्रीम। बहुत इजी है, इसका मतलब देखिए ध्यान से, जो हम कभी कभी आइसक्रीम जब खाते हैं तो वहाँ पर ठीक है कहें कि बार चॉकलेट, ठीक है, जो बार इस्तेमाल करते हैं या स्कूप इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्रेक हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो कटोरी से यहाँ किसी चीज़ से हम निकालते हैं, तो स्पून से जो हम निकालते हैं तो बोलते हैं इसको या ए स्कूप हम दे दीजिए,
या फिर एक बार हमको दीजिए, बार चॉकलेट बोल सकते हैं, या फिर एक ब्रेक। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ, जब हम एक चीज़ की बात कहें, एक ही आइसक्रीम से रिलेटेड की बात कहें, वहाँ पर हम इस क्या कर सकते हैं, ए स्कूप इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ए ब्रेक ऑफ आइसक्रीम आपको लास्ट में सब में जोड़ना होगा, मतलब ए स्कूप ऑफ आइसक्रीम, ए बार ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, ए ब्रेक ऑफ आइसक्रीम। इनको हम जब भी ऐड करेंगे मतलब अलग अलग, तो यही आपका एक आइसक्रीम की यहाँ पर बात करते हैं हम। ये जो लैंग्वेज है आइसक्रीम की भाषा में बोलेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट आइसक्रीम, आप बोलेंगे ए स्कूप ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। अगला है आपका ए रे ऑफ होप, ध्यान सुनिएगा, ए रे ऑफ होप, आशा की किरण होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 17 का मतलब आशा का किरण होता है, ठीक है। क्या होता है, आशा का किरण होता है। 18 में आपका ए रे ऑफ सनलाइट, सूरज की किरण होता है, ठीक है। सनलाइट का मतलब जानते हैं आप लोग अच्छे से, सूरज की किरण, अरे मतलब, ठीक है, सनलाइट का मतलब सूरज, यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे, और ए रे मतलब किरण, तो कुल मिलाकर हम इसे बोलेंगे क्या, ए रे ऑफ सनलाइट मतलब सूरज के किरण। अब अगला 19 से यहाँ पर दिया गया है ए बीम ऑफ सनलाइट, इसका मतलब होता है सूरज की किरणें की बात कर रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, ठीक है। 18 और 19 आपका सेम यहाँ पर रिलेट कर रहा है, ए रे ऑफ सनलाइट, ए बीम ऑफ सनलाइट। एग्जाम्पल के रूप में क्या कर सकते हैं आपके 17 में, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बोल सकते हैं कि सी इज़ माई ए रे ऑफ होप, वो मेरी आशा की एक किरण थी जब मेरे लाइफ में आई थी। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे बना सकते हैं कि व्हेन से इज गोइंग या फिर से इज कम, जब वो मेरे, ठीक है, जिंदगी में आई तो वो क्या थी, लाइक ए रे ऑफ होप, ठीक है, एक सूरज, ठीक है, एक आशा की किरण के समान थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको मिल भी जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया ए रे ऑफ सनलाइट, ए बीम ऑफ सनलाइट, दोनों का अर्थ हम एक जैसा काउंटिंग कर सकते हैं, सूरज के किरणों से संबंधित है, ओके। अब उसके बाद आता है 20, यहाँ पर दिया है एसाई ऑफ रिलीफ। एसाई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना। कभी कभी हम कोई कठिन वर्क करते हैं तो उस कठिन काम के बाद हम क्या करते हैं, एक साई ऑफ रिलीफ करते हैं, मतलब चैन की सांस लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद है, मतलब कि आपका मान लीजिए यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर वनडे का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम देने के बाद आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप जब जो फील करेंगे तो वहाँ पर एग्ज़ाम के बाद वही फील क्या करेंगे, ए साई ऑफ रिलीफ, मतलब चैन की सांस लेंगे। मतलब अब पेपर के बाद कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, रिजल्ट बाद में देखना है, पहले चैन की सांस लिया जाए, तो वही यहाँ पर हम रिलेट करेंगे ए साई ऑफ रिलीफ। अब आता है अगला, यहाँ पर दिया गया 21, ए मोर्जल ऑफ फूड, ठीक है, ए मोर्जल ऑफ फूड, खाने का निवाला। क्या होता है, खाने का निवाला। कभी कभी होता है कि मैंने खाने का एक निवाला भी नहीं खाया था, तब से कोई अच्छा समाचार या फिर खराब, ठीक है, खराब समाचार, बैड न्यूज आ गया, जिससे मुझे खाना को छोड़ने पड़ा। किसका, 21 का, खाने का निवाला। क्या होता है, ए मोर्जल ऑफ फूड का खाने का निवाला होता है। अगला यहाँ पर दिया गया है 22 का, ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है, ताज़ी हवा का झोंका। क्या होता है इसका हिंदी, ताज़ी हवा का झोंका होता है। कभी कभी हम किसी हिल साइड पे जाए या फिर नेचुरल पार्क में जाए या फिर कहीं आपको ऐसे एरिया में जहाँ पर आपका लेक हो, फॉल हो, रिवर हो, तो वहाँ पर जब ब्रीथिंग करते हैं मॉर्निंग या फिर उठ कर जब ब्रीथिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जब हवाएं वहाँ से ब्लो करती है तो आप क्या करते हैं, वहाँ जो फील करते हैं तो वहीं आपको आपके मन से निकलता है ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब ताज़ी हवा का झोंका चल रहा है। इतना मन में सुकून मिलता है कि वाह, ज़िंदगी में ऐसा हवा नहीं मिलेगा। अब सारे सुख जो चैन होते हैं इसी में समाये जाते हैं। मतलब सुबह की हवा लीजिए एक बार, उसके बाद ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर का पता आपको चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 22 का क्वेश्चन था, इसका मतलब। अगला यहाँ पर हम देखते हैं 23 का मतलब। 23 यहाँ पर आपका दिया है स्ट्रोक ऑफ लक। क्या दिया है, एक स्ट्रोक ऑफ लक। मतलब कभी कहते हैं कि मुझे बस एक चांस, मतलब एक मौके की तलाश थी, एक चांस मुझे मिल जाए बस, तो वही इसका मतलब है। अब उसके बाद अगला आता है ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली की चमक। क्या होता है, बिजली की चमक होता है। ए फ्लैश ऑफ लाइटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बिजली की चमक होता है, ओके। तो बिजली की चमक से आप समझ सकते हैं कि कभी कभी आप
बारिश से संबंधित आप जब भी होता है तो वहाँ पर बिजली की चमक देख सकते हैं कि जब ठीक है वेंस आउट, ठीक है जब आप कभी कभी बाहर साइड में जाते हैं तो आप जब भी बादल काफ़ी घने होते हैं तो आप ठीक है देखते हैं कि बिजली की जो होते हैं ठीक है बहुत तेज़ जब गरजती है तो वहाँ पर ठीक है लाइटिंग भी होती है, तो वहाँ पर हमें क्या मिलती है, बिजली की गरज मिलती है, तो हमें बिजली की हमको चमक भी मिलती है, मतलब प्रकाश मिलता है वहाँ पर। अगला दिया गया आपका है ए गस्ट ऑफ विंड। क्या दिया गया, एक गस्ट ऑफ विंड, मतलब इसका मतलब ही होता है हवा का झोंका। सिर्फ इसका मतलब हवा का झोंका है और कुछ नहीं, उसका वहाँ पर ताजी से जुड़ा था, यहाँ पर सिर्फ क्या है, हवा का झोंका है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक आप स्किनी पीपल को देखते हैं, स्किनी बॉयज़ को या फिर गर्ल्स को देखते हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं कि यू कैन नॉट आउट ऑफ होम, मतलब तुम घर से बाहर ना निकला करो। ए गस्ट ऑफ विंड्स मतलब ये हवा का झोंका जैसे ही चलेगा तो आप उड़ जाओगे, तो उस तरीके से आप मत करिए, ठीक है। तो ऐसे चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश किया जा रहा है। फिर इसके बाद आया ए शावर ऑफ रैंस। 26 देखते हैं, 26 यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपका ऑफ होना चाहिए, ए शावर ऑफ है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ऑफ होगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऑफ होगा, क्या होगा, ऑफ होगा। ए शावर ऑफ रैन, तो यहाँ पर भी ये बारिश का बौछार होता है। क्या होता है, बारिश का बौछार होता है। जब भी बारिश होती है काफ़ी तेज़ी से बूंदाबांदी होती है, मतलब पानी बहुत तेज़ी से गिरता है, एक केवल हवा के साथ जब हल्की हल्की जो बारिश होती है उसी को बोलते हैं यहाँ पर क्या, बारिश की बौछार हो रही है, केवल मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है। ओके, अब उसके बाद आता है ए पिंच ऑफ सॉल्ट। क्या होता है, एक पिंच ऑफ सॉल्ट। ए पिंच का मतलब यहाँ पर हो जाता है चुटकी भर, ठीक है, चुटकी भर सिंदूर मत बोलिएगा, चुटकी भर, ठीक है, चुटकी भर यहाँ पर नमक की बात करिए हम, ठीक है। कभी कभी होता है कि चुटकी भर सिंदूर की बात, ठीक है, चुटकी अगर आ जाता है डायलॉग के रूप में तो आप सिंदूर ही समझ लेते हैं, तो वो ना समझकर यहाँ पर नमक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चुटकी यहाँ पर क्या है, नमक से मतलब है। ओके, तो ए पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब है चुटकी भर नमक। अब उसके बाद आता है यहाँ पर एन ऑटो ऑफ एडवेंस, ठीक है, एन ऑटो ऑफ एडवेंस, रत्ती भर सबूत। ऑल्टा का मतलब यहाँ पर होता है रत्ती भर। क्या होता है, रत्ती भर। अब मिलाकर जब इसको बोलते हैं एज ए एडियम फ्रेज के रूप में तो क्या हो जाएगा, रत्ती भर सबूत। ओके, अगला यहाँ पर 29 का हम देखते हैं। 29 में यहाँ पर ठीक है देखते हैं, 27 हो चुका है, 25 हो चुका है, 24 हो चुका है, 23, ठीक है। अब 29 देखते हैं, ए पीस ऑफ फर्नीचर्स, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क। अगर इसको हम ठीक है सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहते हैं, हालांकि यूज तो ऐसे ही होते हैं, ए पीस ऑफ फर्नीचर्स, ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ वर्क, ऐसे ही यूज होते हैं। बट अगर हम इनका प्लूरल इस्तेमाल करना चाहें तो हमें इसके ठीक है ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, पीस को, ठीक है, पीस में ही हमको एस यस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। 29 हो चुका, अब 30 देखते हैं, ए पीस ऑफ एन आर्टिकल्स, ठीक है, ए पीस ऑफ एन आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। तो यहाँ पर आपका आभूषण से संबंधित है, किससे संबंधित है, आभूषण से संबंधित है। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे कि 30 जो अभी तक हमने बताए हैं वो टोटल अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बार बार चीज़ें अगर नहीं समझ में आए आगे पीछे वीडियो को रोककर अच्छे से समझ लीजिएगा, और चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अगर सेशन और अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक अच्छे से करिएगा। ओके, चलिए अगली चीज़ हम समझाते हैं यहाँ पर एक बार और। अगला यहाँ पर दिया गया है आपका कि यहाँ पर ठीक है अनकाउंटेबल नाउन्स है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर प्लूरल नाउन है। और उससे क्या चीज़ है, कौन सा वर्ब है और कौन सा यहाँ पर प्रोनाउंस है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर वर्ब के लिए और इस्तेमाल करते हैं प्लूरल वर्ब के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं 8 यहाँ पर हमेशा सिंगुलर्स वो भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद आता है ही से इट, ये सिंगुलर वर्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट ये ठीक है सिंगुलर नाउन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों। अब उसके बाद आता है प्लूरल वर्ब में क्या इस्तेमाल करते हैं, दे इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, दे इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिफाइन करना यहाँ चाहते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल कौन कौन से यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सिंगुलर के लिए कौन इस्तेमाल किए जाते हैं और प्लूरल के लिए यहाँ पर कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल में यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको
आर्टिकल में यहाँ पर देखिए ए और एन यहाँ पर कटा हुआ है, तो इनका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन का, बट यहाँ पर द का इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ठीक है देखते हैं ए एन और द, इनका इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लूरल में क्या इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिकल द के रूप में, क्या इस्तेमाल किया जाता है, द के रूप में। अब उसके बाद आते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन एडजेक्टिव का ही फॉर्म दिखाता है, यहाँ पर क्या क्या दिखाता है, जैसे कि आपका क्या है, क्वांटिटी, लिटिल, मच, प्लांटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, सम, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा के रूप में बताता है, ठीक है। मच मतलब भी मात्रा के रूप में, लिटिल मतलब भी, ठीक है, ये भी आपका उसी के अर्थ में बताता है। एक ग्रेट ऑफ डील का मतलब है काफ़ी है, ठीक है। ए लॉट्स ऑफ मतलब भी बहुत होता है, जिसे बोलते हैं मैनी, और ए लॉट ऑफ का मतलब भी वही होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी बताया है, क्वांटिटी, लिटिल, मच, प्लांटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, सम, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ये सब किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अब आते हैं सिंगुलर नाउन में कौन कौन आते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर ए एन और द, इन तीनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्वांटिटी, लिटिल, मच, प्लांटी ऑफ, इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। अब क्या इस्तेमाल करेंगे, ग्रेट डील के स्थान पर यहाँ पर सम इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, सम इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद आगे नीचे आते हैं, सम, लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ का इस्तेमाल भी यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अब आते हैं प्लूरल में। प्लूरल में हम इस्तेमाल क्या क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्लूरल में यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए नंबर के इस्तेमाल पर हम क्या करेंगे, ए नंबर, ठीक है, नंबर आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है फ्यू। फ्यू मतलब यहाँ पर होता है संख्या के अर्थ में, वहाँ पर मात्रा था, यहाँ पर संख्या के अर्थ में बता रहा है। यहाँ पर फिर आ गया मैनी, ये भी यहाँ पर संख्या के अर्थ में। प्लांटी ऑफ, यहाँ पर सेम इस्तेमाल होगा आपका, मतलब किस में, अनकाउंटेबल नाउन में और काउंटेबल मतलब प्लूरल वाले में। अब उसके बाद है न्यूमरस, जिसे बोलते हैं संख्या, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कई, क्या होता है, कई। उसके बाद फिर आता है लॉट्स ऑफ, क्या होता है, लॉट्स ऑफ, इसका मतलब होता है कई या फिर बहुत। फिर उसके बाद आता है ए लॉट ऑफ, तो इसका मतलब भी कई या फिर बहुत हो गया। एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में साफ साफ बताया है मनी, जो कि अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, मनी पैसा इतना होता है जो कि अनकाउंटेबल होता है, कितना भी, ठीक है, बना दो वो अनकाउंटेबल। स्टार भी होता है, यहाँ पर सिंगुलर के रूप में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद लेकिन अगर, ठीक है, यहाँ पर दिया गया स्टार्स, अगर स्टार्स आ गया तो एक काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल नहीं होता है, ये काउंटरलेस हो जाएगा, मतलब इसे गिन नहीं सकते। अगर स्टार की बात कहें तो गिन सकते हैं सिंगुलर में, बट अगर स्टार्स हो गया मतलब बहुत सारे, तो काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि अनकाउंटेबल में आपका, ठीक है, क्या क्या आते हैं, जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस में इस्तेमाल किया गया है, वर्ब में आपका, सिंगुलर में, ठीक है, सिंगुलर में आप जान सकते हैं कि क्या कह सकता है वर्ब में। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, लिख दूँ तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। इज, वाज, हैज़, ठीक है ना, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वहीं अगर प्लूरल की बात करें, ठीक है, इसकी में भी बात करें तो वही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर है ना, इज, वाज और हैज़, इसमें भी हम वही इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसमें अगर हम टेंस की अगर इंक्लूड करें तो हम उसके वर्ब में यस इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके, सिंगुलर अगर आए तो उसके वर्ब में हम ये जोड़ेंगे, यस या ई एस। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर इट इस्तेमाल करेंगे, ही से इट, ये भी, बट अगर आपका प्लूरल फॉर्म में का है तो आप दे इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। अनकाउंटेबल में आपका क्या क्या इस्तेमाल होता है, आर्टिकल केवल द, ठीक है। और सिंगुलर नाउन में अगर बात करें तो ए एन द, और बाकी अगर प्लूरल में सिर्फ द, ठीक है। एडजेक्टिव का भी फॉर्म ये रूप ले लेता है, कभी कभी इस्तेमाल कर लेता है एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे कि आपने दिया गया है क्वांटिटी, लिटिल, मच, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील से, सॉम्स, लॉट्स ऑफ, ठीक है, ए लॉट ऑफ। तो आपने यहाँ पर तक देखा, आप समझा, बहुत अच्छा लगा। अब आगे चलते हैं, आगे रूप में यहाँ पर देखते हैं आप कुछ एग्जाम्पल के रूप में, और इसको समझाने की आपको कोशिश करते हैं। और उसके पहले मैं कुछ और समझाना चाहूँगा, ये चीज़ यहाँ पर देखिए, वर्क आपका जो होता है कई फॉर्म होता है वर्क का। एक होता है वर्क का फॉर्म होता है वर्क्स, क्या होता है, वर्क्स।
आई केवल क्या होता है वर्क, आई को ठीक है यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। एक होता है सिर्फ वर्क का, ठीक है, अगर नो प्लूरल फॉर्म मतलब कोई भी इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और एक वर्क का मतलब जिसमें केवल ठीक है यस यस नहीं लगा है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कैन कम इन प्लूरल फॉर्म इफ इट मीन्स लिटरेटिव पीसेस। मतलब सीधी सी बात है, यदि यह साहित्य से संबंधित है। लिटरेटिव पीसेस का मतलब होता है साहित्य से, मतलब किसी आपके पोएट है, कंपोज़र है, उनसे रिलेटेड कोई चीज़ है, अगर वहाँ पर वर्क से आ गया रिलेटेड तो समझ जाइएगा वहाँ पर हम बहुवचन मतलब प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं पर अगर मान लीजिए वर्क्स आपका दिए एक और मतलब, तो हम इसका इस्तेमाल फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हम वर्क का वर्क्स लिखते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका इस्तेमाल कहाँ किया गया है, फैक्ट्री में। कहाँ इस्तेमाल किया गया है, फैक्ट्री में। हालांकि केवल मैक्सिमम वर्क का वर्क से ही लिखा जाता है, उसका मतलब बता रहा हूँ मैं। एक वर्क का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो कि आपका किससे मतलब है, जो कंपोजर होते हैं या फिर पोएट होते हैं जो लिखते नहीं हैं, साहित्य का काम, उसी को बोलते हैं। एक वर्क से होता है जो फैक्ट्री में मजदूर लोग काम करते हैं उससे संबंधित है। आएगा समझ में, एग्जाम्पल रूप में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, पहला ध्यान से देखिएगा, कह रहे कि मिस्टर शर्मा इज माई कॉन्फिडेंट। ठीक है, अब ध्यान से दीजिएगा, आपको पिछले एग्जाम्पल के रूप में बताया गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसको याद रखिएगा कि मेल के लिए यहाँ पर कॉन्फिडेंट होता है, नॉट की कॉन्फिडेंट। ये जो आपका ई शब्द है ना, उसी को आपको हटाना, यही आपका एरर है। तो आपको सिर्फ लिखना क्या है, कॉन्फिडेंट ही लिखना है, आपको ई नहीं लिखना है। ठीक है, ई आपको नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने ई लिखा तो वो फीमेल में काउंटिंग होगा, आपको मेल दर्शाना है। मिस्टेक कहाँ पर है, यहीं पर, इसलिए कभी कभी लोग गायब होते हैं। मिस्टर शर्मा यहाँ पर मेल हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ई हटा दीजिए, आपका काम बन गया। इसलिए आपका जो आंसर होगा सिर्फ ये करिएगा, कॉन्फिडेंट। ओके, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, द डेविड विल श्योरली मेक हर पेरेंट्स प्राउड। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर देखिए एक होता है डेविड मतलब D B U T A N T, बस इतना ही होता है। एक होता है इसमें दिया गया है कि D U, ठीक है, DABUTATE मतलब डेविटिन, यहाँ पर ई जोड़ दिया है। अगर ई डेविड में दिया गया है तो समझ जाइएगा आपका ये फीमेल की बात कर रहे हैं। अगर ई हटा दिया तो समझिए मामला गड़बड़ है, ये पुरुष मतलब मेल से संबंधित है। यहाँ पर ई दिया गया है, आगे जो कहानी है मेक हर किससे संबंधित है, मेल से। इसलिए ये जो वाक्य है सेकेंड नंबर वो आपका क्या है, राइट है, इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब नो एरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क डू यू नीड। मैं 2 सेकंड समय देता हूँ, 3 सेकंड, आप सोचिए और समझिए यहाँ पर मिस्टेक क्या है। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क डू यू नीड, सोचिए। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। क्वेश्चन आपका यहाँ पर हाउ मैनी एग्स, एग्स के पहले यहाँ पर देखिए एक हमेशा आपका संख्या बताता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लगा, वो तो ठीक है, बट यहाँ पर मेल का दिया गया है। मेल का आप यहाँ पर ठीक है, मेल का ठीक है आपका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म हो तो उससे काउंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए मिल्क के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाउ मच। क्या लगाना पड़ेगा, हाउ मच। क्या लगाना पड़ेगा, हाउ मच लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भले से आपको हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क लिखना पड़ेगा, तभी आपका सही होगा। क्योंकि जो एग्स होता है वो काउंटेबल होता है, मिल्क का काउंटेबल नहीं होता है, जिसे बोल सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन, मतलब ये लिक्विड वाला फॉर्म है भैया, इसलिए हम पर हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो कुल मिलाकर ये आपका क्वेश्चन नंबर भी हो गया डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इंचेटेड मी, मतलब जो कश्मीर का दृश्य था मुझे अचंभित कर दिया। यहाँ पर मैंने आपको बताया सीनरीज से, देखिए यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, तो सीनरी में जो सीनरी यहाँ पर दिया गया है मीनिंग, वहाँ पर आप IES हटाकर सिर्फ वाइज लिख लीजिए। मतलब जब हम लिखेंगे इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, SCN
RAY लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हम सीनरी का मीनिंग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है प्लीज ऑर्डर सम बेकरीज फॉर द पार्टी। मैं 3 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आप कमेंट में ज़रूर बनाकर भेजिए, तुरंत टाइप करिए तुरंत। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, प्लीज ऑर्डर सम बेकरीज फॉर पार्टी। मैंने जो भी पढ़ाया था पिछले, ठीक है, क्लास में, उसको अच्छे से रीडिंग कर कर आपको श्योर आइडेंटिटी कर लेंगे यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्लीज ऑर्डर सम बेकरीज। यहाँ पर देखिए मिस्टेक आपका बेकरीज में, तो बेकरीज ना लिखकर यहाँ पर बेकरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बेकरी लिखेंगे। तो आपको IES नहीं लिखना है, मतलब आपको Y ही लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि वी हैव 2 बेकरीज या फिर कन्फेक्शनरी इन आवर कॉलोनी। यहाँ पर जो बेकरीज की बात कर रहा है, कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है, यहाँ पर शॉप से रिलेटेड है। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं पहले से बता दिया हूँ कि बेकरीज मतलब यहाँ पर ना लिखकर आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा विचार करिए और टाइप करिए, थोड़ा सा संशय आपको डाल सकता है। जो अभी मैंने बताया है हालांकि कुछ मिस्टेक है, बट आप सोचिए कहाँ यहाँ पर क्या सही हो सकता है। ठीक है, मैं ही बता सकता हूँ। अगर आपका बेकरीज और कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है शॉप से रिलेटेड, मतलब पार्टिकुलर किसी स्थान पर होता है, तो अगर शॉप से रिलेटेड होता है तो वो आपका क्या होता है? बेकरीज ही हम राइट करते हैं। और यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंसेस है वो भी आपका यहाँ पर राइट है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 6 में नो एरर, ठीक है ना, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। तो एक एक क्वेश्चन आप, ठीक है, देखिए ध्यान से, जो भी नहीं समझ रहे कमेंट्स जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ ऑक्सन आर टू हाई फॉर द फार्मर टू बियर। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से देखिए, द कॉस्ट ऑफ ऑक्सन आर टू हाई फॉर द फार्मर टू बियर। यहाँ पर मिस्टेक क्या है आप लोग कमेंट में करिए। चलिए, कुछ समय आपका बीत गया, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑक्सन का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्सन आपको पता होगा, ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ऑक्सेन होता है। क्या होता है? ऑक्सेन होता है। इसलिए जो आपका कास्ट शब्द दिया गया है ये आपका वर्ब है, तो वर्ब का हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस होता है तो उसके वर्ब में यस या ईएस कब लगाते हैं? जब उसका जो सब्जेक्ट होता है वो किस में हो? सिंगुलर में। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑक्स का ऑक्सेन, इसलिए हम क्या लगाएंगे? कॉस्ट ही लगाएंगे। इसलिए मिस्टेक आपका यही है, ठीक है। 7 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी। यहाँ पर दिया है द ऑक्स कॉस्ट ₹20,000। चलिए बताइए यहाँ पर क्या मिस्टेक है? चलिए, समय बीत गया आपका। चलिए यहाँ पर बताते हैं द ऑक्स कॉस्ट। यहाँ पर पार्टिकुलर एक ही ऑक्स की बात कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, पार्टिकुलर एक ही ऑक्स की बात कर रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं, मतलब नो एरर होगा। क्या होगा? नो एरर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी आपका बिल्कुल सही, इसमें कोई भी आपको मिस्टेक करने की नहीं है। पिछले वाले में वहाँ पर आपका प्लूरल में था इसलिए चेंज करना पड़ा वर्ब में, बट इस वाले में आपका ऑक्स आपका पहले से सिंगुलर फॉर्म में था, इसलिए इसके वर्ब में कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू टूडे। चलिए बताइए इसमें क्या मिस्टेक है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपका यहाँ पर मैंने बताया था काम से रिलेटेड होता है, फिर सुनिए, अगर काम से रिलेटेड होता है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था संबंधित, अगर आपका सिर्फ काम से ही रिलेटेड होता है तो यहाँ पर जो वर्क्स इस्तेमाल किया गया वो इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मैनी का इस्तेमाल किया वो भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर आप इस्तेमाल यहाँ पर क्या करेंगे? एक तो हाउ, ठीक है, ठीक है,
इस्तेमाल करेंगे हाउ नहीं, आप इस्तेमाल करेंगे मच, या फिर इस्तेमाल करेंगे आप मैनी पीसेस ऑफ वर्क। दो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कब, जब पार्टिकुलर किसी काम करने की बात कर रहा है, सिर्फ काम की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो मैनी शब्द है उसको यहाँ पर हम उसके आगे जोड़ना चाहते हैं जो वर्क्स दिया गया यस जो उसको हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, मैनी के बाद पीस ऑफ वर्क। ये काफ़ी अच्छा है, इसका इस्तेमाल करेंगे। या फिर उसके स्थान पर नहीं समझना तो आप लिख सकते हैं मच वर्क। क्या लिख सकते हैं, केवल मच वर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट। 9 देखते हैं क्या है कि आई हैव रेड मैनी वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स। चलिए बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए अभी जस्ट मैंने इसके विषय में बताया था कि वर्क का रूप अगर यहाँ पर किसी कंपोजर या फिर पोएटिक के रूप में बताया जाए तो उस केस में जो आपका वर्क्स है वो ना इस्तेमाल करके हम क्या लिखेंगे, वर्क लिखेंगे, मतलब उसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हम ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर लिटरेसी की भाषा करें, लिटरेसी का मतलब क्या, सीधी सी बात, साहित्य से मतलब लिखने पढ़ने की बात कर रहा है। कह रहे कि मैंने बहुत ही चीज़ें पढ़ी हैं किसके बारे में, जॉन कीट्स के बारे में बताया गया। इसलिए हम यहाँ पर जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई हैव रेड मैनी वर्क ऑफ जॉन कीट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका डन। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आई रोट टू पोएट्स लास्ट नाइट। बताइए इसका क्या मिस्टेक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब भी आपका पोयम आया तो यहाँ पर ठीक है इसका ठीक है हम बहुवचन बना सकते हैं। अगर आपका पोएट्रीज आया, क्योंकि इसके पहले आपको दिखा दे रहा हूँ, इसके नोट के रूप में आया था, पीछे थोड़ा दिखा देता हूँ आपको कहाँ बताया था। ये देखिए, पोट्री इज अनकाउंटेबल नाउन वाइल पोएम इज काउंटेबल नाउन। ठीक है, सीधी सी बात है। इसलिए जो आपका दिया है आई रोट टू पोएट्स लास्ट नाइट, क्या होगा बताइए। इसका लो ठीक है, आप लोग कमेंट में श्योर करेंगे कि बहुत इजी है। ठीक है, इसका जो आप आंसर करेंगे कमेंट में करेंगे। ठीक है, कमेंट में श्योर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया फाउंड एरर, पेपर्स के रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। आखिर क्या चीज़ें हैं पेपर से रिलेटेड। एक पेपर का मतलब यहाँ पर ठीक है, पेपर्स ना लिखकर यहाँ पर सिर्फ पेपर लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। पेपर्स, एक पेपर होता है, एक पेपर होता है। एक होता है पेपर्स मतलब डॉक्यूमेंट्स, एक पेपर मतलब कागजात से, दस्तावेज जिसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कागज़। क्या होता है, ये कागज़ हो गया, ये आपका दस्तावेज हो गया। ठीक है, अगर कागज़ का रूप ले रहा है तो उसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसका हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। सीधी सी बात है। फिर कर रहा हूँ, अगर पेपर की बात करें कागज़ के रूप में तो उसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। अगर वही दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसका हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको, वर्ड यहाँ पर दिया गया है। एक का वर्ड मतलब होता है यहाँ पर शब्द, और दूसरा मतलब यहाँ पर मैसेज मतलब संदेश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है वर्ड मतलब, आपका एक तो प्रॉमिस हो सकता है, एक आपका संदेश हो सकता है। वर्ड का मतलब दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो संदेश, एक तो प्रॉमिस जिसे बोलते हैं वादा। एक यहाँ पर और बताना चाहते हैं कि वर्ड का मतलब अगर आपका सिर्फ वर्ड लिखा है WORD तो इसका मतलब हम वचन या फिर प्रतिज्ञा बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वचन या फिर प्रतिज्ञा। अगर वर्ड में यस जुड़ गया तो आपका शब्द से रिलेटेड हो गया। किससे संबंधित होगा, शब्द से संबंधित होगा। अगर सिर्फ WORD लिखा है तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है, वो आपका वचन या फिर प्रॉमिस जिसे बोलते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसी से संबंधित यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखते हैं। चलिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है 11th का, कह रहा है कि ही गेव मे 2 पेपर्स टू राइट द एसे। फिर देखिएगा, ही गेव मे 2 पेपर्स टू राइट द एसे। मैं तो 3 सेकंड का आपको समय दे रहे हैं, यहाँ पर क्या गड़बड़ उससे बताइए।
अगर इसका ठीक है, चलिए देखिए, ही गेव मी 2 पेपर्स ऑफ राइट द एसे। अगर इस तरीके से बात किया जाए तो हमेशा अगर आप पेपर का ठीक है सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहते हो तो इसको पहले ठीक है क्या लिखना है, इसको पहले तो हटा दीजिए। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सीट्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं, सीट्स ऑफ पेपर। पेपर में हम यस नहीं ऐड करेंगे, फिर से कह रहा हूँ पेपर में ऐड हम नहीं करेंगे। अगर हम पेपर्स लिख देंगे तो वो डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर साधारण बात कर रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, लिखने की बात कर रहा है ना, एग्जाम में लिखने की बात कर रहा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, सीट्स ऑफ पेपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीट्स ऑफ पेपर बोलेंगे। पेपर में यस नहीं जोड़ेंगे, सीट्स में हम जोड़ सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट। 12 में चलते हैं कि वेयर आर द प्रॉपर्टीज पेपर्स। चलिए बताइए, 3 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलिए बता दे रहा हूँ कि वेयर आर द प्रॉपर्टीज पेपर्स, डॉक्यूमेंट से संबंधित बता रहे हैं यहाँ पर काम। प्रॉपर्टी मतलब कि आप ठीक है आपका समझ सकते हैं, यहाँ पर किसी खास पेपर की बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, संपत्ति की बात कर रहा है। तो पेपर्स यहाँ पर ठीक है साधारण बात नहीं कर रहा है, एग्जाम की बात नहीं कर रहा है भैया, यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो मैंने बताया था, तो अगर उससे रिलेटेड आए तो उसमें अगर हम पेपर्स इस्तेमाल किए हैं तो वो हमारा सही है, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मिस्टेक क्या है आपका, कुछ भी नहीं है, नो एरर लिखेंगे। ठीक है, तो 12 आपका कंप्लीट। चलिए 13 देखते हैं। यहाँ पर आपका 13 यहाँ पर दिया गया है कि डोंट अटर ए वर्ड। इसका मतलब होता है कि एक शब्द भी ना बोलो। 2 सेकेंड सोचिए और बताइए क्या गड़बड़ है इसमें। चलिए यहाँ पर कुछ भी आपका गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नो एरर होगा। यहाँ पर ठीक है कह रहा है कि डोंट अटर ए वर्ड, इसका मतलब आपको समझा रहे कि एक शब्द भी ना बोलो। पहले से बताया कि एक वचन है, एक शब्द की बात कर रहा है, इसलिए एक शब्द से रेट पहले ही कर दिया यहाँ पर भैया ए आ गए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए वर्ड। तो हमारा कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो 13 हो गया। 14 देखते हैं, व्हाट इज द वर्ड्स लिमिट। शब्दों का ठीक है अंत नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका कोई भी मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर भी नो एरर हम लिखेंगे। और सोचिए समझिए ठीक है 14 को यहाँ पर क्या मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर एक की बात नहीं कर रहे, शब्दों का अंत नहीं, एक शब्द की बात नहीं कर रहे, कई शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर ठीक है वर्ड में यस जुड़ गया है, तो इसलिए आपका क्या होगा, सही है, गड़बड़ नहीं है। क्योंकि व्हाट इज द वर्ड्स लिमिट, शब्दों का अंत नहीं होता है, शब्दों बोला है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर यस का इस्तेमाल किया गया है। अब आ गया था 14 के बाद 15 कि द एसे मस्ट बी द ऑफ 25 वर्ड्स। चलिए बताइए, इसका बहुत ईजी है, इसका ठीक है बहुत ईजी है। आप लोग इसका ठीक है कमेंट में आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको समझा भी दिए हैं वर्ड का मतलब, इसको बताइएगा आप। आगे चलते हैं, लास्ट 4 क्वेश्चंस। करेक्ट, ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स। चलिए बताइए यहाँ पर क्या गड़बड़ है, ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स। चलिए बता देता हूँ, अगर मैंने ठीक है इसका मतलब क्या समझ लीजिए, इसका मतलब कि ही इज मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि वो वादा का पक्का होता है। वादा भी है तो वादा किसको बोलते हैं, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस अगर शब्द आ गया तो समझ जाइएगा जो वर्ड्स है वहाँ पर मिस्टेक है, तो सिर्फ क्या होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए सिर्फ। तो इसलिए आपका जो एरर था वर्ड्स में था। ठीक है, 16 नंबर आपका डन। अगला है 17 है, क्या कि ही सेंट मी वर्ड्स टू मीट हिम एट द अर्लीस्ट। चलिए बताइए इसमें क्या गड़बड़ है आप लोग। चलिए इसमें भी आपका वर्ड्स जो शब्द है वो भी आपका गड़बड़ है। मैंने बताया था ना, अगर सिर्फ वर्ड आए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैसेज। क्या हो जाएगा, मैसेज। यहाँ पे क्या है कि ही सेड मी वर्ड्स टू मीट हिम एट द अर्लीस्ट, वर्ड्स नहीं है तो यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, केवल वर्ड्स। ठीक है, वर्ड बनाएंगे, वर्ड्स नहीं। तो वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैसेज, मतलब संदेश की बात कर रहा है। ठीक है, तो शब्दों की बात नहीं कर रहा है, संदेश की बात, इसलिए यहाँ पर केवल वर्ड लिखेंगे।
ठीक है, 17 आपका कंप्लीट। 18 में ठीक है, बताइए क्या गड़बड़ है। आई टुक हिज वर्ड फॉर इट एंड हैंडेड ओवर द पेपर्स। चलिए बताइए 18 में क्या गड़बड़ है। यहाँ पर ठीक है जो दिया गया है वर्ड, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। आई टुक हिज वर्ड, मैंने उसके ठीक है क्या लिया, वर्ड मतलब वादा लिया उससे, ठीक है, उसका जो काम है, ठीक है, एंड हैंडेड ओवर द पेपर, और काम करने की पूरा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर आप लिखेंगे। यहाँ पर शब्दों का कोई हेरा फेर है ही नहीं, इसलिए जो वर्ड है वर्ड ही रहेगा। ओके, चलिए 19 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या गड़बड़ है यहाँ पर। सच ए बिहेवियर इज डेप्लोरेबल, बताइए क्या गड़बड़ है इसमें। चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका बिहेवियर शब्द है, याद रखिएगा जब भी आपका बिहेवियर शब्द आए, याद रखिएगा बिहेवियर आए, इक्विपमेंट्स आए, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं तो उनके पहले कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हम इस्तेमाल नहीं करते। इसमें क्या हो जाएगा आपका ए हो गया, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर बनेगा क्या, सच बिहेवियर इज डेप्लोरेबल। ओके, तो इसका आंसर ये हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लास्ट आपका। कह रहा है कि वी नीड सम इक्विपमेंट्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट्स। चलिए टाइम आपका समाप्त। अब बताइए, चलिए यहाँ पर देखिए आप कह रहा है कि वी नीड सम इक्विपमेंट्स, ठीक है, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट्स। याद रखिएगा जब भी यहाँ पर टूल की बात किया जा रहा हो, किसकी बात किया जा रहा है, टूल जिसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो उसके कोई भी टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट हो तो उसमें हम यस का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों, क्योंकि दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, सीधी सी बात, ये अनकाउंटेबल नाउन होते, इसलिए हम इसमें हम यस या यस नहीं ऐड करेंगे। इसलिए इक्विपमेंट्स में हम क्या हटा देंगे, यस को हटा देंगे, यस का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आज का जो सेशन है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत होपफुल लगा होगा। आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हर वनडे एग्ज़ाम का, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई वनडे एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये रामबाण सीरीज है। आई होप आपको एक एक एग्जाम्पल्स और एक उसके साथ साथ आपको रूल्स जो भी बताया गया आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सेशन को देख रहे हैं, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हैं हमारे इस वीडियो में तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।